एक फ्रांसीसी लेखक ने चार्ल्स सोबराज के रहस्यमय रवैये के बारे में लिखा था कि उसके अपराध और उसकी तमाम हरकतें इस बात की गवाही देती हैं कि उसकी इस फितरत के पीछे उसके बचपन की कोई कुंठा छिपी हुई है। फ्रांसीसी लेखक का यह दावा था कि उसने सिर्फ चार्ल्स के अपराधों की फहरिस्त को देखने के बाद ही ये कहा है, जबकि उसे चार्ल्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। दोस्तों, इस मनोवैज्ञानिक लेखक ने अपनी किताब में कुछ अपराधियों के बारे में जिक्र किया था जिसमें चार्ल्स सोबराज का भी नाम था, और उनकी किताब के मुताबिक बचपन की कुंठा और अपने माता पिता से नफरत करने की वजह से ही कोई इस तरह का अपराधी बन जाता है जैसे कि चार्ल्स सोबराज नजर आ रहा है। क्योंकि दुनिया में तमाम सीरियल किलर के मुकाबले चार्ल्स सोबराज ना तो गुस्सेला था और ना ही कभी उसने अपने हिंसक स्वभाव को जाहिर किया। और इतना ही नहीं, उसके परिवार में भी उसके माता पिता में से किसी का भी कोई भी ताल्लुक जुर्म की दुनिया से बिल्कुल नहीं था। उसकी वियतनामी माँ उसके भारतीय पिता से अलग होकर रहने लगी क्योंकि दोनों कभी भी शादी के बंधन में बंधे नहीं थे, जिसकी वजह से चार्ल्स के हिंदुस्तानी पिता ने उसे कभी नहीं अपनाया। ऐसे में उसके सामने एक ऐसा वक्त भी आया जब वो किसी भी देश का नागरिक नहीं था। चार्ल्स 1944 में वियतनाम के साइगन में पैदा हुआ था। उस वक्त उस शहर पर जापानियों का कब्जा था, लिहाजा जंग के उस माहौल में तकलीफों के बीच पले बड़े चार्ल्स के दिलो दिमाग में युद्ध का बहुत ज़बरदस्त असर हुआ। दोस्तों, सोबराज की मां ने वियतनाम में तैनात एक फ्रांसीसी फौजी से शादी की और पेरिस चली गई। फ्रांसीसी फौजी ने चार्ल्स को अपना लिया और उसे फ्रांस की नागरिकता हासिल हो गई। दोस्तों, जुर्म के मनोविज्ञान पे काम करने वाले जानकारों का आकलन है कि चार्ल्स सोबराज को अपने हिंदुस्तानी बाप से इस कदर नफरत थी कि उसकी बदनामी के लिए वो जुर्म की दुनिया में गहरे उतरता चला गया। और तो और ये उसकी नफरत का ही नतीजा था कि उसने अपने चंगुल में फंसी ज़्यादातर खूबसूरत लड़कियों को मौत की नींद सुला दी। दोस्तों, हथचंद, भवनानी, गुरुमुख चार्ल्स सोबराज, जो हिंदुस्तान के खबरों और मीडिया में चार्ल्स सोबराज के नाम से मशहूर है, जुर्म की दुनिया का एक ऐसा इकलौता किरदार है जिसकी ज़िंदगी तिलिस्म, रोमांच और ग्लैमर से सरोवर रही। दोस्तों, फिर चाहे वो जेल की सलाखों के पीछे कैद में रहा हो या फिर खुली हवा में परवान लगा रहा हो। दोस्तों, बॉलीवुड की मूवी में आपने एक डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा। दोस्तों, वो डायलॉग था, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सचमुच एक ऐसा वक्त भी था जब चार्ल्स सोबराज का इंतजार भी कम से कम 11 मुल्कों की पुलिस कर रही थी। इसमें भारत, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, फ्रांस, ईरान, ग्रीस, तुर्की समेत कई देश शामिल थे। दोस्तों, लेकिन चार्ल्स सोबराज ने कैदी के रूप में सिर्फ 4 देशों में ही अपनी जिंदगी का ज़्यादातर वक्त बिताया। दोस्तों, चार्ल्स की बातों के रेशमी धागों के जाल में एक बार जो हसीना फंस जाती थी वो जिंदा नहीं बचती थी। दोस्तों, 6 भाषाएं और लच्छेदार बात करने में माहिर चार्ल्स सोबराज के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि उसने जिस किसी पे भी नजर डाली फिर उस खूबसूरत हसीना का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता था। दोस्तों, चार्ल्स सोबराज का जिक्र आते ही एक के बाद एक कई किस्सों की लिस्ट सामने आ जाती है। इस लिस्ट में सोबराज से जुड़ा हर एक किस्सा ऐसा है जिस पर हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक की कई अच्छी फिल्में 3 घंटे की बन सकती है। दोस्तों, वियतनामी माँ और भारतीय पिता की औलाद चार्ल्स सोबराज को भारत के साथ साथ दक्षिण एशियाई देशों में बिकिनी किलर के नाम से जाना जाता था, जिसने 1970 के दशक में दक्षिण पूर्व एशिया में करीब हर एक देश में जाकर सैलानियों को अपना शिकार बनाया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, मरने वालों में ज़्यादातर यूरोप, अमेरिका के साथ साथ भारत, नेपाल और थाईलैंड की लड़कियां थीं। लेकिन इस शातिर बिकिनी किलर ने असल में कितने लोगों को मौत के घाट उतारा, इसका राज आज भी सोबराज के दिल में कैद है। दोस्तों, जुर्म की दुनिया में ऐसा कोई गुनाह नहीं होगा जो चार्ल्स सोबराज ने नहीं किया हो। उसके बारे में यह भी मशहूर है कि सांपों की तरह वो अपने शिकार को अपनी कुंडली में जकड़ लिया करता था और कई भाषाओं में बात करने का उसका लहजा मकड़ी के जाल की तरह उसके शिकार को पूरी तरह जकड़ लेता था। दोस्तों, मजाल है कि उसका शिकार उसके जाल में आने के बाद छटपटा भी सके। शायद यही वजह है कि बस किसी भी जुर्म का नाम ले लो, उस गुनाह में चार्ल्स सोबराज का नाम लिपटा ही मिलेगा। इसी वजह से चार्ल्स सोबराज को सरपेंट भी कहा जाता है। दोस्तों, बताया जाता है कि तिहाड़ के पहरे को तोड़कर वहां से भागना और फिर पकड़ा जाना चार्ल्स सोबराज का एक मास्टर प्लान था, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा। लेकिन जिस तरह से उसने तिहाड़ से भागने में कामयाबी पाई थी, वो किस्सा अपने आप में जुर्म की दुनिया में एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है। दोस्तों, असल में चार्ल्स सोबराज के बारे में यह बताया जाता है कि 1972 से लेकर 1976 के बीच करीब 24 सिपाहियों को मौत के घाट उतारा था उसने। असल में चार्ल्स सोबराज ने विदेशी सैलानी महिलाओं को अपना शिकार बनाया और उनमें से ज़्यादातर की लाश जब भी पुलिस को मिली तो उन्होंने बिकनी पहन रखी थी, लिहाजा चार्ल्स सोबराज को बिकनी किलर का नाम मिल गया। दोस्तों, उसकी शिकार ज़्यादातर महिलाओं ने ड्रग्स या नशीली पदार्थों का सेवन किया था और मौत के घाट उतरने से पहले निजी पल भी बिताए थे चार्ल्स के साथ। 1976 में चार्ल्स सोबराज ने एक बड़ा हाथ मारा और भारत की सैर पर आए फ्रांसीसी ग्रुप के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ ही साथ चार्ल्स ने एक इजरायली सैलानी की भी हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से उसे पकड़ लिया गया और पहले 7 साल की सजा और फिर 5 साल की सजा देकर उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया।
वैसे तमाम जुर्म के साथ साथ चार्ल्स सोबराज को जेल से फरार होने में भी महारत हासिल थी। वो एक बार नहीं कम से कम आधा दर्जन बार दुनिया के अलग अलग मुल्कों की महफूज जेलों से भाग चुका है दोस्तों। मानो चार्ल्स के लिए जेल के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। हालांकि चार्ल्स सोबराज पहली बार 18 साल की उम्र में जेल गया था। मर्सिल की एक जेल में भयानक कैदियों के बीच गुजरा वक्त शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे कठिन वक्त रहा होगा। वहाँ जेल में वो किसी से बात नहीं करता था क्योंकि वहाँ के कैदियों से उसे डर लगता था। लेकिन एक बार डर निकल जाने के बाद वो जब भी जेल जाता, जहाँ दिल करता वहाँ घूमता। दोस्तों, बिकनी कलर 1971 में विदेश की जेल की छत से कूदकर भाग निकला और सीधे हिंदुस्तान आ गया। उसी साल चार्ल्स सोबराज मुंबई में लूट और चोरी के इल्जाम में पुलिस के हत्थे चढ़ा, लेकिन उसने बैक पेन का ऐसा बहाना बनाया कि उसे अस्पताल में भर्ती किया गया और वो वहां से पुलिस को चकमा देके आराम से भाग गया। दोस्तों, 1972 में वो अफगानिस्तान के काबुल की जेल में बंद था, लेकिन वहां के जेल प्रहरियों को उसने नशीली चीज खिला दी और बेहोश कर दिया और वहां से भाग निकला। इसके अलावा 1975 में एक बार फिर चार्ल्स सोबराज ग्रीस पुलिस की पकड़ में आ गया और वहां की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली एजिना टापू की जेल में बंद कर दिया गया। ये जेल शायद सबसे सुरक्षित थी क्योंकि इसके चारों तरफ दूर दूर तक समुद्र का पानी था, मगर चार्ल्स सोबराज वहां से भी पुलिस की आंख में धूल झोंककर भाग निकला। दोस्तों, ठीक इसी तर्ज में हिंदुस्तान की तिहाड़ जेल के बारे में भी एक बात हमेशा से मशहूर रही है दोस्तों, कि ये भी दुनिया की सबसे महफूज जेलों में से एक है, जिससे किसी भी कैदी का भाग निकल पाना करीब करीब नामुमकिन माना जाता है। ये बात और है कि अपवाद के तौर पर कुछ कैदियों ने इस मिथक को तोड़ा था और तिहाड़ से पुलिस और पहरेदारों को चकमा देकर यहाँ से भाग निकलने में कामयाब रहे। उन्हीं चंद किस्सों में चार्ल्स सोबराज का भी एक किस्सा है दोस्तों, जिसने 1970 से 1980 के दशक में तिहाड़ को तोड़कर वहां से भाग निकलने में कामयाबी हासिल की। दोस्तों, 10 साल तिहाड़ में बिताने के बाद चार्ल्स सोबराज ने आखिर तिहाड़ से निकल भागने की अपनी साजिश को जमीन पर उतारा। 16 मार्च 1986 इतवार का दिन था दोस्तों। चार्ल्स सोबराज ने तिहाड़ के जेल अधिकारियों के पास एक दरख्वास्त भेजी। गुजारिश ये थी कि वह अपने जन्मदिन में जेल के सभी लोगों को मिठाई खिलाना चाहता है। दोस्तों, तिहाड़ से 24 कत्लों का सजा याफ्ता मुजरिम फरार होना जेल अधिकारियों पर भारी पड़ गया। सड़क से लेकर सांसद तक इसको लेकर सवाल करने लगे दोस्तों। लिहाजा अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाने की गरज से तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर चार्ल्स सोबराज की तलाश में देश के अलग अलग हिस्सों में टीम दौड़ा दी दोस्तों। 3 हफ्तों की भागदौड़ के बाद आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिल गई और चार्ल्स सोबराज गोवा में पकड़ लिया गया दोस्तों। उस वक्त किसी और शिकारी की तलाश में वो वेश बदल कर घूम रहा था दोस्तों। चार्ल्स को जब वापस तिहाड़ लाया गया तो उसे सख्त पहरे और काल कोठरी बंद किया गया, जहां उसके पास रोशनी तक नहीं पहुंच पाती थी। इसी बीच दिल्ली पुलिस और तिहाड़ जेल की जांच समितियों की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो और चुकाने वाला था दोस्तों। चार्ल्स को तिहाड़ में रहते हुए 10 साल हो चुके थे और इस दौरान उसने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसको लेकर जेल अधिकारी उसके ऊपर कोई राय बना पाते। जेल में सारे काम और वो कायदे नियम के हिसाब से करता था, बल्कि उसका ज्यादातर वक्त लाइब्रेरी में गुजरता था दोस्तों। ऐसे में जेल अधिकारियों का उस पर शक करने की कोई वजह ही नहीं बनी। लेकिन चार्ल्स के दिमाग में तो शैतान था, लिहाजा उसने तिहाड़ के जेल अधिकारियों से मिठाई बंटवाने की इजाज़त मांगी। इसके बाद बाजार से मिठाई मंगवाई और उसमें नशा मिला दिया। फिर उसे जेल के भीतर ही मौजूद हर एक इंसान के बीच में बंटवा दी, जिनमें कैदियों से लेकर जेल पहरेदार तक के शामिल था। मिठाई ने जैसे ही अपना सर दिखाया दोस्तों, सोबराज ने बड़े आराम से जेल की चाबी ली और जेल के फाटक को खोलकर वहां से फरार हो गया। जेल से बाहर निकलकर उसने बाकायदा रिक्शा किया और आसानी से दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गया और वहां से बाकायदा टिकट खरीदकर गोवा वाली ट्रेन में जा बैठा। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक चार्ल्स सोबराज ने जेल से भागने और फिर पकड़े जाने का पूरा मास्टर प्लान तैयार किया हुआ था दोस्तों। असल में सजाए मौत के चंगुल से निकलने के लिए सोबराज ने यह साजिश रची थी। जांच रिपोर्ट के मुताबिक चार्ल्स को भारत में 12 साल की सजा मिली, जिसमें से उसने 10 साल तो काट लिए। अब उसे 2 साल की सजा काटनी बाकी थी, लेकिन उसे इस बात का डर था कि भारत में अपनी सजा पूरी होने के बाद मुमकिन है कि उसे थाईलैंड कानून के हवाले कर दिया जा सकता है। दोस्तों, 1977 में थाईलैंड की तरफ से चार्ल्स सोबराज की गिरफ्तारी के लिए एक वारंट जारी किया गया था, जिसकी डेडलाइन 20 साल तक की थी और थाईलैंड में उसके खिलाफ कत्ल के ही मामले दर्ज थे। लिहाजा इन इल्जामों पर उसे सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत ही मिल सकती थी। लिहाजा उसने तिहाड़ जेल से भागकर अपने लिए एक फुल प्रूफ प्लान बना लिया था, जिससे वो हिंदुस्तान कानून के मुताबिक आसानी से कुछ साल और तिहाड़ में ही काट सकता था। दोस्तों, 1986 में जेल से फरार होने के बाद दोबारा पकड़े जाने पर चार्ल्स सोबराज अगले 11 साल तक के तिहाड़ में ही रहा और 1997 में अपनी सजा पूरी करने के बाद बाहर निकला। तब तक दोस्तों थाईलैंड के वारंट की मियाद खत्म हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी क्राइम चौपाल की एक कहानी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने मिलने वालों तक के भी इस वीडियो को पहुंचाएं दोस्तों। आपका दोस्त, आपका होस्ट अपने शब्दों को विराम देता है दोस्तों और आपसे इजाज़त चाहता है। कल मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।